जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल रियल पेपर की तरह आज का यह पेपर करवाने वाले हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में हूबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर एकदम आपको सिलेक्टेड एवं रियल पेपर देने वाले हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। यह वीडियो उनके लिए होने वाला है जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है या कुछ नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो उनके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे वीवीआई एवं ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे चुनिंदा एवं ऐसे ओरिजिनल पेपर देने वाले हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है। इस वीडियो के अंदर आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी करवाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रीजनिंग किस टाइप का पूछा जाता है। रीजनिंग इस टाइप से है, यदि डी बराबर 3 है, जी बराबर 6 है एवं फन बराबर 38 है, तब प्रेसिडेंट बराबर कितना होगा। ठीक है, तो डी बराबर 3 मतलब अल्फाबेट में डी बराबर 4 होता है ना, ए बी सी डी, तो डी 4 नंबर पर आता है तो एक पीछे करके लिखा हुआ। उसी प्रकार से जी 7 नंबर पर आता है तो 6 करके लिखा हुआ है। उसी प्रकार से फन कीजिएगा, सभी को एक एक पीछे करके जोड़िएगा तो 38 आएगा। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम पहले जीके को देख लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी को भी देख लेंगे। ठीक है, तो जीके का आज का आपका पहला सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एकदम वीवीआई सवाल है, आपकी एग्जाम में छपने वाला सवाल है। सवाल 21 नंबर क्या कह रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। यह जो क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है एवं ओरिजिनल पेपर की तरह आपका काम करेगा। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, कोई बच्चे बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश में भी आपकी एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको ओरिजिनल पेपर जब देने जाओगे, आप अपना एग्जाम देने जाओगे, तो आपको इस सभी प्रश्न ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह जो पेपर है बाबू ओरिजिनल पेपर के समान ही है। ठीक है, तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका भारत का संविधान क्या हुआ था, तैयार हुआ था। याद रखिएगा, भारत का संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया था। इसको लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, पूरे यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसको बनाने में टोटल समय कितना लगा था, तो याद रखिएगा इसको बनाने में जो टोटल समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। टोटल कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था इसको बनाने में। याद रखिएगा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है ना, इसमें अनुच्छेद पूछा जाता है कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 395 अनुच्छेद होते हैं। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद पाए जाते हैं, 395 अनुच्छेद पाए जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और पूछेगा अनुसूची कितना पाया जाता है, तो पहले तो 8 था, लेकिन अभी वर्तमान में संविधान में के गो अनुसूची हो गया है, 12 अनुसूची हो गया है। उसी प्रकार से आपकी एग्जाम में और भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा देना है कि संविधान में कितने भाग पाए जाते हैं, तो संविधान में 22 भाग पाया जाता है। कितना भाग पाया जाता है, 22 भाग पाया जाता है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, भले ही इसका क्वालिटी कम दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यकीनन मानो कि आपका यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या सवाल क्या कह रहा था कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसको बनने में जो टोटल समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें टोटल 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है एवं 22 किया है भाग है। आशा करते हैं सारे प्रश्न आपको याद हो गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सही कर सकते हो। ठीक है ना, संविधान से आपकी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ऐसा सवाल आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सवाल क्या कह रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है, एकदम
एकदम वीवीआई सवाल है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो जिनको जिनको याद है कमेंट में जवाब दीजिए, ब्रह्मा समाज का स्थापक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1824 ईस्वी में। कब किए थे? 1824 ईस्वी में। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 20 अगस्त 1824 ईस्वी को। ठीक है, 20 अगस्त 1824 ईस्वी को ब्रह्मा समाज का संस्थापक किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल पेपर कैसा आता है, उसमें कैसा प्रश्न पूछा जाता है। एकदम हूबहू इसी टाइप का या यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय था। इसका स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1824 ईस्वी में। उसी प्रकार से हम इंपोर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पर स्वामी एक दयानंद सरस्वती है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। आपके एग्जाम में पूछेगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है ना। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। आपके एग्जाम में पूछेगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर से हम एक बार आपको क्लियर कर देते हैं, ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। क्लियर है, ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 20 अगस्त 1824 ईस्वी को किया था। ठीक है ना। अब पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्थापक क्या था? तो आर्य समाज का स्थापना किया था। आपके एग्जाम में पूछेगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसी प्रकार से रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, ये तीनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों में से कोई एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना है। ब्रह्मा समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज यहाँ पर क्या है? रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। तीनों को कॉपी पर नोट कर लीजिए। तीनों में से कोई एक प्रश्न आपकी इस बार के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे चलिए। 23 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हूबहू यही प्रश्न आपकी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे? एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन एवं सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। डी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ये क्या कर अंतिम व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, सबसे अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, 24 नंबर आपका सवाल क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? ऐसा कौन सा बीमारी है जिसका मतलब कौन सा बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होता है? जीवाणुओं के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो याद रखिएगा, कैलामाइडिया क्षय रोग होता है। कैलामाइडिया और क्या होता है? क्षय रोग होता है। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैलामाइडिया एवं क्षय रोग होता है आपको जीवाणु के कारण, जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगर यह रोग किसी को हो जाता है तो उसके फेफड़ा पर सीधे अटैक करेगा, फेफड़ा सीधे प्रभावित होगा, फेफड़ा सीधे उसका खराब होगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बीमारी है जो जोड़ी विषाणुओं के कारण होता है? तो कैलामाइडिया, या उसको हम लोग क्षय रोग तो आप लोग समझ ही रहे, कहीं पर किसी के मुंह में देखे होंगे तो हुआ रहता है। ठीक है ना, तो आप उतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैलामाइडिया और क्षय रोग होता है, फेफड़ा से सीधे प्रभावित है। ठीक है, 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं, इधर आइए। 25 नंबर सवाल कर रहा है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन का अधिनियम तहत अस्तित्व में आया है? ठीक है, भले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत टाइप पर कम दिख रहा होगा या
क्या बोलते हैं किताब वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं तो हूबहू आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया है, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल कहना चाह रहा है कि मौलिक अधिकार के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया है। तो जब छियासीवां संशोधन संविधान में हो रहा था, तब शिक्षा जो आया था वो अस्तित्व में आया था। शिक्षा का अधिकार किस किस संशोधन के तहत अस्तित्व में आया था, तो 86वां संशोधन के तहत अस्तित्व में आया था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, कब आया था ये भी याद कीजिएगा। तो 2 दिसंबर 2000 ईस्वी को, 2 दिसंबर 2002 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया था। 86वां संशोधन हुआ था उस समय आया था, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। 86वां जो संशोधन हुआ था वह हुआ था 2 दिसंबर 2002 ईस्वी को। 86वां संशोधन के तहत शिक्षा पूरा क्या में आया था, अस्तित्व में आया था, ठीक है। आगे चलिए 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि महेंद्रगिरी, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी सबसे किसकी ऊंची सबसे चोटी है, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट का ये क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई की बात करेंगे महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई हो जाएगा 1501 मीटर, ठीक है ना। और यह पार्ट 1 होने वाला है, या जो होने वाला है वह प्रैक्टिस सेट 1 कह सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसा क्लास मिले तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर बुक से नहीं क्वेश्चन टाइप करके लाइए, तो आप जैसे भी कीजिएगा हम वैसे ही लाएंगे, ठीक है। अगर हम बुक से कराते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपका रहेगा, सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको बुक से चाहिए या टाइप करके क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुक से काफी बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है ना। उनको दिक्कत थोड़ा सा होता है कि सर नहीं दिख रहा है, या उनको थोड़ा सा क्वेश्चन बुक वाला जो रहता है समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप बताइए आपको बुक से पढ़ाया जाए या क्वेश्चन टाइप करके लाया जाए, ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ में ये बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। और इस वीडियो पर अगर 2 दिन के अंदर 10 के व्यूज आ जाता है, ये आप लोगों के ऊपर है, अगर 2 दिन के अंदर इस वीडियो पर 10,000 व्यूज आ जाता है तो इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 लाएंगे, क्योंकि पसंद आएगा तो हम लाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम फिर क्वेश्चन टाइप करके आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। तो अगर 2 दिन में इस पर 10 के व्यूज आता तो आप लोगों को कोशिश करना है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो कम से कम अपने सर जी का सपोर्ट कीजिए। और 2 दिन के अंदर इस वीडियो पर 10 के व्यूज आ जाता है तो हम डेली ऐसा ही आपको प्रैक्टिस सेट लाएंगे, कम से कम आपकी एग्जाम तक 15 ऐसे प्रैक्टिस सेट करवा देंगे जो कि हूबहू आपके एग्जाम में सारा प्रश्न यहीं से लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, अगर देखते हैं क्या होता है, अब तो अपलोड करने के बाद पता चलेगा। चलिए, तो ये हो गया ना, इसका सवाल क्या था, इसका सवाल था महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका पूर्वी घाट का हो जाएगा जिसका ऊंचाई 1501 मीटर है। अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि कहाँ में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। अगर पूरे वर्ल्ड की पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो वह नेपाल में हो जाता है, माउंट एवरेस्ट हो जाता है, वह क्या हो जाता है, माउंट एवरेस्ट हो जाता है। क्लियर है, आगे आइए। 27 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एकदम VVI सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है, एकदम VVI एवं एवं इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है। ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल भाषा के आधार पर बना है, तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश आपका भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। यह बना कब था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। यह कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, कल
ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो जो जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं फटाफट ग्रुप में को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको SSC GD लिखकर मैसेज करना है। इस पर क्या लिखकर मैसेज करना है, SSC GD लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर SSC GD लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात है, पहले क्लास को देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पहले क्लास है, ठीक है। 28 नंबर आपका सवाल है, देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2022 में किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। मतलब नया कार्यकारी जो निर्देशक है उसका डायरेक्टर, एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं ईडी कौन बना है, ईडी उसका कौन बना है, आरबीआई का ईडी कौन बना है। तो याद रखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका तो ऑप्शन इधर आ गया होगा ना, इसका ऑप्शन इधर आ गया होगा ना। हाँ देखिए, इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, दीपक कुमार और अमित चौधरी को नया आरबीआई का 2022 ईस्वी में निर्देशक बनाया गया है, ठीक है। कुमार चौधरी और दीपक कुमार को 2022 ईस्वी में आरबीआई का नया ईडी बनाया गया है, ठीक है। आगे चलिए, 29 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल एक कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, उससे पहले हम आपको क्लियर कर दे, गांधी इरविन समझौता पूछेगा कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और ये पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो डी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, यह किससे संबंधित है। कोई बच्चे बता सकते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन आपका हो रहा है, यह किससे संबंधित है, कोई बच्चे बताइए किससे संबंधित है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का हो रहा है, जैसे में एक बच्चे कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ था। ये कैसे होगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। ये भी आपका नहीं होगा, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या संबंधित था, गांधी इरविन समझौता संबंधित था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता जैसे में क्या हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन अंग्रेजों की तरफ से, उसके बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, उसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। उस समय क्या हुआ था कि नमक बना रहा था अंग्रेज, तो मतलब अपना टैक्स ज्यादा किए हुए था, तो उसी के लिए किया गया था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। अब ऑप्शन की हम लोग बारी देख लेते हैं जो कि ऑप्शन के लिए है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन हुआ था वह हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी को, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। आगे चलिए, 30 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी एकदम वीवीआई सवाल है। क्या सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है 30 नंबर सवाल है बाबू, काफी इंपोर्टेंट है, एकदम एकदम अच्छे से देख लेना है। किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने का घोषणा किया गया था। किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन के शुरू करने का घोषणा किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा, छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार है उनके द्वारा रोजगार मिशन शुरुआत करने का घोषणा किया गया था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। आगे चलिए, आगे अपना आपका 31 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एकदम वीवीआई सवाल हम इसको कह सकते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 31 नंबर एकदम वीवीआई है, अच्छे से देख लेना है। निम्नलिखित में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 ईस्वी में लॉन्च किया था, ठीक है। यह मोदी जी के ऊपर लिखा गया एक किताब है, उनको उनकी मतलब जो शासन किए वो 20 साल पूरा हो गया था, तो उनके ऊपर एक बुक लिखा गया है, मोदी मोदी एट 20। तो वो जो डिलीवरी बुक है वो कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, तो लॉन्च तो 2022 ईस्वी में किया था। उसका लॉन्च किसने किया था, उसको मतलब पूरा प्रकाशित किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका प्रकाशित जो किया था आपका M K बकैया नायडू ने किया था। किसने किया था, M K बकैया नायडू ने, जो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो पहले उपराष्ट्रपति थे M K बकैया नायडू, उन्होंने ये मोदी जी का बुक लॉन्च किया था, ठीक है। आगे चलिए, आगे आइए जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, 32 नंबर शायद सवाल होगा ना, हाँ 32 नंबर सवाल है। चलिए,
32 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। मई 2022 ईस्वी में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि मई 2022 ईस्वी में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये याद रखिएगा आपका किस देश में किया गया था। तो ये आपका जापान के टोक्यो में किया गया था। जापान के कहाँ में किया गया था, टोक्यो में किया गया था। 31 मई को किया गया था। मई यहाँ पर कह रहा है ना, तो 31 मई 2022 ईस्वी को क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया था। तो जापान में किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सवाल क्या कह रहा है, एकदम भी यही सवाल है। विवर विवर लंदन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता था। ठीक है, काफी भी यही सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। विव लंदन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता था। एकदम 23 नंबर का सवाल जो है एकदम भी यही सवाल है। तो याद रखिएगा ये किसने जीता था, याद रखिएगा एलिना रिबाकिना ने जीता था। बिल विव लंदन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता था। तो एलिना रिबाकिना ने जीता था। ठीक है, एकदम भी सवाल है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, 34 नंबर आपका सवाल कह रहा है, एकदम भी सवाल है, अच्छे से देख लेना है। विश्व व्यापार संगठन को कभी कभी WHO भी दे देता है। क्या दे देता है, WHO भी दे देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी दे देता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WHO का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, कहाँ में हुआ था। तो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा में हुआ था। कहाँ में हुआ था, इसका मुख्यालय पूछता है कभी कभी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा में है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही मेहनत करता है। ठीक है ना, हम और आप पे मिलकर इस बार रिजल्ट देंगे, वर्दी आपके नाम करेंगे। ठीक है, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, भी यही सवाल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। एकदम भी यही सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो याद रख, मतलब सॉरी, मतलब कब किया गया था। तो इसका जो एक तरफ से हम लोग इसको नरेगा कहते हैं, एक तरफ से हम लोग इसको क्या कहते हैं, नरेगा कहते हैं, एक तरफ से इसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेगा कहते हैं। इसका शुभारंभ कब किया गया था, फरवरी 2005 ईस्वी में। इसका शुभारंभ कब किया गया था, फरवरी 2005 ईस्वी में। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फरवरी 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम युवा का शुरुआत किया गया था। फरवरी कब किया गया था, 2005 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया। एकदम भी यही सवाल है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, कोई बच्चे बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, अप्रैल में लागू किया गया था। अप्रैल में था। अब अप्रैल कब में लागू किया गया था, अप्रैल 1951 ईस्वी में भारत का पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत की अर्थव्यवस्था था वो एकदम नीचे गिरा हुआ था, जीडीपी नीचे गिरा हुआ था। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 से 1956। इसका मतलब कार्यकाल पूछेगा तो 1951 से 56, 1951 से 56 इसका कार्यकाल हो जाता है। 1951 से 56 है इसका कार्यकाल हो जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, 1951 ईस्वी में। और किसको बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। कब, 1951 से 1956। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा। तो राजस्थान का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा, घूमर हो जाता है। क्या हो जाता है, घूमर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, घूमर है। भागड़ा और गिंधा ये आपका पंजाब का हो जाएगा। भागड़ा और गिंधा आपका कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी भी कभी कभी पूछ लेता है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वो आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है। एकदम भी यही सवाल आज की इस वीडियो में आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, क्या कह रहा है कि
मिंटो मार्ले सुधार, मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में के समय में भारत का सचिव कौन था? ठीक है, जो मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत का सचिव कौन था? भारत का सचिव कौन था, याद रखिएगा। उस समय भारत का सचिव लॉर्ड माले था। उस समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड माले था। कौन था? लॉर्ड माले था। ठीक है, ये आगे चलिए। 39 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? एकदम VVI सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में आएगा। क्या कह रहा है? CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप पूछ दे, या फुल फॉर्म पूछ दे, या इसका पूरा नाम पूछ दे। तो CNG का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा, CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह जो सवाल है आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल, एकदम VVI सवाल है, आप इसको रट जाइए। ठीक है, एकदम VVI सवाल है। ठीक है ना, एकदम रट जाना है कि CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, आगे चलिए। 40 नंबर आपका सवाल है कि सवाल क्या करा कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा, भारत में टोटल शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाएं आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा कितना हो जाएगा? 6, जिसमें हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ये सब 6 भाषाएं आता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैथ को भी देख लेते हैं। मैथ में देख सकते हैं, इस लेवल का प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना टफ लेवल का मैथ में पूछा जाता है। तो आइए, उससे पहले हम लोग हिंदी को करते हैं, क्योंकि मैथ चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका खिंचा जाएगा। पहले हिंदी देख लेंगे, तो मैथ को तो हम लोग ज़्यादा, मतलब हिंदी के बाद मैथ को कर लेंगे। ठीक है, 61 नंबर सवाल देखिए, एकदम VVI सवाल है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। अनाथ का विलोम शब्द होगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? हिंदी का है, हिंदी में 20 में से कम से कम 15 सही करने का हौसला रखिए। अगर यहाँ 15 सही कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है ना, तो अनाथ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? सनाथ होता है। क्या होता है? सनाथ होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ होगा। क्या होगा? सनाथ। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? सनाथ होता है। ठीक है, आगे चलिए। 62 नंबर आपका सवाल है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द में बनेगा। मतलब दिया गया जो वाक्य है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 63 नंबर सवाल की बात करें। विश्व में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व में डॉट 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 की ही प्राधानता है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा किसका प्राधानता दिया गया है? तो कर्म का। किसका? काम का सबसे ज्यादा प्राधानता दिया गया। काम का, जो काम है वही आपका प्राधानता है। काम से ही आप पहचाने जाओगे। जैसे हम कोई टीचर है तो न कहते हैं कि वो पढ़ाता है, तो उसका काम से ही हम लोग जानते हैं। हम लोग स्टूडेंट है, हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हमको सभी को स्टूडेंट का था, मैंने हम लोग कर्म से ही जाना जाता है। विश्व में डॉट 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 कर्म की ही प्रधानता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 64 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। दिए गए वाक्यों के लिए किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर दिया गया है कि उसकी आंखों से आंसू बहता, उसकी आंखों से आंसू बहता है। इस मतलब किस भाग में त्रुटि है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। यह किस भाग में त्रुटि है? कोई बच्चे बता सकते हैं किस भाग में त्रुटि है? उसकी आंखों से आंसू, मतलब ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी, ये वाला सी, यहाँ वाला सी। तो उसकी आंखों से आंसू बहती है। उसकी आंखों से आंसू क्या हो जाएगा? बहती है। तो बहती वाला त्रुटि हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? जैसे में आकाश दिया हुआ है, आकाश का समानार्थी क्या होगा? बताइए तो, आकाश का समानार्थी क्या होगा? तो आकाश का समानार्थी क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से दिवाकर की बात करेंगे तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिवाकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा। अनल किसका हो जाता है? आग का हो जाता है। ठीक है, चलिए।
66 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइएगा फटाफट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा। चारों को ऑप्शन आपका दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कैसे हम लोग पहचानेंगे? आप नानी घर जाओ, ये नहीं सही है। आप नानी घर जाओ, ये नहीं सही है। आपने नानी के घर जाना, ये भी नहीं सही है। आप नानी को घर जाबो, ये भी नहीं सही है। आप नानी के घर जाइए, बिल्कुल सही। आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाइए, बिल्कुल इम्पोर्ट सही है। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो आप नानी के घर जाइए। ठीक है, आगे चलिए। 68 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी वीवीआई एवं इम्पोर्टेंट सवाल है। पिल्ला डॉट 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 का बच्चा है। पिल्ला किसका बच्चा? आप लोग बता सकते हैं पिल्ला किसका बच्चा है? पिल्ला डॉट 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 का बच्चा होता है। पिल्ला किसका बच्चा होता है? तो कुत्ते के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। और गाय के कभी कभी दे देगा कि मैंने बछड़ा किसको कहते हैं? तो गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा कहते हैं। ठीक है। आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, आशा का उल्टा शब्द आपका क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? निराशा। आशा का उल्टा क्या हो जाएगा? निराशा। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना, आगे चलिए। हथियार डालना। हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ है मतलब हथियार डाल दें यानी आप हार मान गए। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? एकदम पावरफुल क्वेश्चन है एवं इंपॉर्टेंट आपके सवाल में आने वाला वीवीआई एवं रट जाना है इसको। ठीक है। गोदान किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे चलिए। 72 नंबर आपका सवाल है, सही वल्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वल्तनी वाले शब्द का आपको क्या करना है? चयन करना है। ये वाला मनुष्य सही होगा या ये वाला मनुष्य सही होगा, ये वाला मानुष सही होगा, ये वाला सही होगा? कौन सा सही वर्तनी होगा? तो मनुष्य इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो मनुष्य देख रहे हैं, मनुष्य कभी ऐसे लिख सकते हैं नहीं ना? ये वाला कभी मनुष्य लिख सकते हैं नहीं, ये भी मनुष्य कभी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। सही वर्तनी आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला मनुष्य हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 73 नंबर सवाल, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द, जो रेखांकित शब्द है प्रतिस्थापित करने के लिए उचित उचित शब्द का चयन करें। मतलब उसके जगह पर और हम लोग क्या डालें कि सही शब्द बन जाए। ठीक है। पृथ्वी का रूप गोल है, तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं? आप प्रकार तो उसका नहीं भर सकते, आधार नहीं। पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का आकार क्या है? गोल है। सेम हम लोग समझ रहे हैं। तो एक 73 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 नंबर आपका सवाल है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। मतलब जो वाक्य दिया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वर्ष में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? जो वर्ष में एक बार होता है उससे हम लोग वार्षिक कहते हैं। जो महीना में एक बार होता है उसके उसे मासिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक, जो दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? दैनिक कहते हैं। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आइए। 75 नंबर आपका सवाल है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा होगा। इसका ऑप्शन इधर होगा ना, एकमात्र सहारा होगा। ठीक है ना, ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा गधांश टाइप के दिया हुआ है, इसमें से आपको चुन कर लिखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सौंदर्य की परख किया जाता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे सौंदर्य का परख अनेक प्रकारों से किया जाता है। ठीक है। सौंदर्य का परख अनेक प्रकारों से किया जाता है। ब्रह्मा सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा क्या है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि सौंदर्य की परख किया जाता है। तो जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सौंदर्य का जो परख है वह कैसे किया जाता है। तो सौंदर्य का जो परख है वह इंद्रियों के संतुष्टि के आधार पर, इसमें कहीं पर होगा कि इंद्रियों के सृष्टि के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना, इधर में कहीं पर होगा। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिएगा एकदम
इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए 77 नंबर सवाल क्या है कि रसवादन का रसवादन, यहाँ पर है रसवादन का अनुभूति का बोध का अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे इसका बोध का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई बच्चे बताइएगा तो इसका बोध का अर्थ क्या हो जाएगा। याद रखिएगा इसका बोध का अर्थ हो जाएगा चरित्र स्पर्शी रूप से। अब आइए 78 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है क्यों पर मनोहर नहीं, क्योंकि क्योंकि इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, इसमें केवल क्या वर्णन है, सौंदर्य वर्णन। 79 नंबर आपका सवाल है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है, तो याद रखिएगा उसकी चरित्र प्रमुख है, किसी भी चरित्र का उसका प्रमुख है। ठीक है, 80 नंबर आपका सवाल है ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, मतलब ये सब अभी गद्यांश से ही सवाल पूछा गया है। तो ऊपर दिए गए तो सुंदरता के बारे में, सुंदरता बनाम मनोहरता। ठीक है, ये वाला आपका वो गद्यांश, ये जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर था, ये आपका 76 के बाद जितना भी क्वेश्चन है ये आपका गद्यांश से ही पढ़कर उसका जवाब देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं रीजनिंग वाला भी कुछ प्रश्न ऊपर आया था ना, रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, एक दो देख लेते हैं। ये वाला तो आपको हम करवा दिए कि एक एक लेटर करके। अब यहाँ पर एक विषम शब्द चुनना है, यहाँ पर वन आरेख वाला सवाल है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या ऐसा एक सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग सुनते हैं क्या, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। सवाल क्या कर रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं यहाँ पर दिया है, इसमें देखना है कि कौन मेल नहीं खा रहा है। 3 से 6, 6 से 9, मतलब समय में 3-3 ऐड होते जा रहा है। 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24 के बाद क्या होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर 28 दे दिया, तो यही वाला शब्द क्या हो जाएगा, समूह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि एन किस आकृति में आ रहा है, एन इसमें देखना है किस आकृति में एन आपका बन रहा है, एकदम सेम उसी प्रकार से एन किस में बन रहा है, कोई बता सकता है। यहाँ से आपका ए वाला बन रहा है, देख रहा है ये बी वाला बन रहा है एन, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा भारी आपका नहीं आता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।